दैट बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन इज इंडिपेंडेंट, वो सीधे एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो एक्टिवेशन कॉज कर देते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। टी लिम्फोसाइट सिर्फ उसी एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं जो एंटीजन एमएचसी के साथ एसोसिएटेड हो। एमएचसी क्या है? आई हैव टोल्ड यू कि टी लिम्फोसाइट के साथ एमएचसी का रिस्ट्रिक्शन होता है। टी लिम्फोसाइट उन्हीं एंटीजन को एंटरटेन करेंगे, एंटीजन पेप्टाइड को एंटरटेन करेंगे जो एमएचसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। अब एमएचसी इज अ मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मींस कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो हर सेल, जो हमारी सेल्फ सेल हैं, उनके सरफेस पे पाई जाती हैं, जिससे कि वो लगे कि ये हमारी अपनी सेल्फ सेल है। उनकी सेल्फनेस को डिफाइन करने के लिए वो प्रोटीन होती हैं और उनके थ्रू, उन्हीं की वजह से कंपैटिबिलिटी बनी रहती है पूरी बॉडी के टिश्यूज या सेल्स में। एक सेल्फनेस रहती है, अपनापन रहता है, अपनत्व रहती है, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते। तो ये कोई भी बाहरी लिम्फोसाइट एंटीजन आए या बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस हो, उसको एमएचसी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, तभी टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगी। अब टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं, आप लोग जानते होंगे, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी सप्रेसर सेल या टी रेगुलेटरी सेल्स भी कह सकते हो। तो मेनली जो एक्टिवेट हो रही हैं, एक्टिवेट होकर के जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती हैं, उनको हम टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। तो टी हेल्पर सेल, जिसको कि आप CD4 सेल भी कहते हो, CD4 सेल्स इसलिए कहते हो क्योंकि CD4 मार्कर उनके सरफेस से पाया जाता है, और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं उनको आप CD8 सेल भी कहते हो क्योंकि उनके सरफेस पे CD8 मार्कर पाया जाता है। तो जो टी हेल्पर सेल है ये एक्सोजेनस एंटीजन को डील करता है। आप चाहो तो कहीं इसको नोट कर सकते हो, जो टी हेल्पर सेल है वो एक्सोजेनस एंटीजन को डील करता है। एक्सोजेनस मींस हमारी बॉडी में 2 तरह के एंटीजन आ सकते हैं। एक वो एंटीजन जो बाहर से आ रहा है उसको हम एक्सोजेनस कहते हैं, और कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो हमारी अपनी बॉडी के सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम एंडोजेनस एंटीजन कहते हैं। हमारी अपनी सेल ही अल्टर हो जाए, उसमें म्यूटेशन हो जाए और वो एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर दे, एबनॉर्मल अनयूजुअल प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, तो हम उनको एंडोजेनस एंटीजन कहते हैं। तो एक्सोजेनस एंटीजन और एंडोजेनस एंटीजन 2 तरह के एंटीजन हो सकते हैं, और दोनों तरह के एंटीजन को हैंडल करने के लिए 2 अलग-अलग तरह की सेल्स बनाई गई। जो टी हेल्पर सेल है वो उन एंटीजन को हैंडल करता है जो बाहर से आते हैं, जिसे कि आप एक्सोजेनस कहते हो, और जो टी साइटोटॉक्सिक है ये वो उन एंटीजन को हैंडल करता है जो अंदर से जनरेट होते हैं, जिनको कि आप एंडोजेनस एंटीजन कहते हो। अब रही बात एमएचसी रिस्ट्रिक्शन की, हर टी सेल एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड है, वो उसी एंटीजन को पहचानेगी जो एमएचसी के साथ एसोसिएटेड है। तो जो टी हेल्पर सेल है वो एंटीजन पेप्टाइड प्लस एमएचसी क्लास 2, जब एंटीजन पेप्टाइड के साथ एमएचसी क्लास 2 एसोसिएटेड रहता है, तब जैसे बाय द वे ये हो गया आपका एंटीजन एंड देन प्लस एमएचसी क्लास 2 का एमएचसी, ये एसोसिएट होंगे, तो इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द टी हेल्पर सेल। और अगर ये एंटीजन विद एमएचसी क्लास 1 होगा तो दिस विल बी आइडेंटिफाइड बाय टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है ना, इसको टी साइटोटॉक्सिक सेल द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये बांट दिया गया कि एमएचसी क्लास 1 एंडोजेनस के साथ एसोसिएट होगा और एमएचसी क्लास 2 एक्सोजेनस के साथ एसोसिएट होगा। और एमएचसी क्लास 2 जो है वो सारे एंटीजन सारे सेल में नहीं पाया जाता। अब सवाल इस बात की है कि ये कैसे होगा, ये एंटीजन एमएचसी के साथ एसोसिएट कहाँ होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा टी सेल को? तो इसलिए कुछ कैटेगरी ऑफ सेल्स होती हैं जो पहले एंटीजन को इनगल्फ कर लेती हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देती हैं, प्रोसेस कर देती हैं, और फिर उसको उस एंटीजन पेप्टाइड को एमएचसी के साथ एसोसिएट करके सरफेस पे एक्सप्रेस करती हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दोज आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली
वो होती हैं जो MSC क्लास 2 कैरी करती हैं, और MSC क्लास 2 का मतलब ये है कि दे कैन बाइंड विद एक्सोजेनस एंटीजेनिक पेप्टाइड। MSC क्लास 1 हमारी बॉडी के हर न्यूक्लिएटेड सेल में पाया जाता है। हर न्यूक्लिएटेड सेल MSC क्लास 1 एक्सप्रेस करती है, तो हर न्यूक्लिएटेड सेल एंटीजेनिक पेप्टाइड को बाइंड करके एक्सप्रेस करेगी सरफेस पे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एक्सोजेनस एंटीजन को ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी इसके थ्रू, अगर वो एक्सोजेनस एंटीजन है तो, और एक्टिवेट होने के बाद में ये टी हेल्पर सेल वही वापस दो तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगी, एक हो जाएगा इफेक्टर टी सेल और एक हो जाएगा मेमोरी टी सेल, जैसे यहां हो रहा था। इसका इफेक्टर टी सेल प्लाज्मा सेल था, इसका इफेक्टर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हो जाएंगे, मतलब वो सेल्स को, मतलब वो टी लिम्फोसाइट जो सेल को किल करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर भी वही हुआ, दिस सेल वाज एक्टिवेटेड बाय दिस कॉम्बिनेशन एंड देन दिस वाज डिफरेंशिएटेड फर्दर इनटू द इफेक्टर सेल एंड मेमोरी सेल। अब जब ये सेल एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेट होकर के ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है। आई टोल्ड यू साइटोकाइंस एक तरह के पेप्टाइड होते हैं जो ऑटोक्राइन या पैराक्राइन मैनर में काम करते हैं, और वो साइटोकाइंस जो है वो फर्दर सेल्स को एक्टिवेट करके इम्यून रिस्पांस डेवलप कराते हैं। तो ये साइटोकाइन इन टी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर ये साइटोकाइंस भी बी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बाय दिस वे दिस बी lymphocyte कैन बी एक्टिवेटेड in two ways, either directly from the antigen or through the cytokines। दोनों ही कंडीशन में चाहे कैसे भी ये एक्टिवेट हुआ हो, ये एक्टिवेट होने के बाद वही करेगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी, मेमोरी सेल बनाएगी। लेकिन अगर इस मैकेनिज्म के थ्रू इसका एक्टिवेशन हुआ, इस मैकेनिज्म के थ्रू, तो ये एंटीजन दोनों तरह की मेमोरी सेल बना देगा, टी लिम्फोसाइट की भी और बी लिम्फोसाइट की भी। लेकिन अगर ये एंटीजन इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट करता है तो ये सिर्फ एक तरह की मेमोरी सेल बनाएगा, एंड दैट मेमोरी सेल विल बी ओनली मेमोरी बी सेल। तो इसीलिए हम मानते हैं कि इन दोनों तरह के एंटीजन में जो सबसे पोटेंट एंटीजन है या इम्यूनोजेनिक एंटीजन है वो ये वाला एंटीजन है, टीडी टाइप का एंटीजन, दैट इज टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन, जो टी सेल के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह की मेमोरी रिस्पॉन्स इंड्यूस कर रही है, टी सेल की मेमोरी भी और बी सेल की मेमोरी भी। अगर दोनों मेमोरी रिस्पॉन्स मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली अगली बार सक्सेसिव इनकाउंटर में हम हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी एक तरह का ही सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी ही डेवलप करके बैठे रहें। तो इसलिए इस तरह से हमारा टी सेल इंटरैक्ट करता है एंटीजन के साथ। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए। एपीसी सर, साइटोकाइंस के पार्ट नहीं समझ आया। अच्छा, पहले मैं एपीसी बता देता हूं, किसी ने पूछा। एपीसी का मतलब ये है कि कुछ कैटेगरी ऑफ सेल्स हमारी यहां पर होती हैं जो बाहर से आने वाले एंटीजन को पहले इनगल्फ कर लेती हैं, जैसे कि हमारे मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट और डेंड्राइटिक सेल, ये तीन कैटेगरी ऑफ सेल्स हैं जो इनगल्फ करके उनको प्रोसेस कर देंगे, और प्रोसेस करके उसको एमएचसी के साथ एसोसिएट करके अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस मैक्रोफेज ने इस एंटीजन को खाया, खाने के बाद उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर उसने एमएचसी के साथ अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर दिया। ये काम है एपीसी का। दिस मैक्रोफेज इज डूइंग दिस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एपीसी। ये काम बी लिम्फोसाइट भी कर सकती है। देखो यहाँ बी लिम्फोसाइट ने भी इसके लिए एज ए एपीसी काम किया है, इसने भी इसको इनगल्फ किया है। इनगल्फ करने के बाद में इसने इसको पीसेस पीसेस में तोड़ दिया है, और पीसेस में तोड़ने के बाद में ये जो है इसने अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर दिया है, और उसके बाद टी लिम्फोसाइट उससे एक्टिवेट हो गया, और जब एक्टिवेट हुए तो उन्होंने साइटोकाइन प्रोड्यूस कर दिया। साइटोकाइन जैसे ही प्रोड्यूस होता है वैसे ही हमारी बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद में वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना देते हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह से भी हो सकती है। तो ये तो हुआ एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनको बोलते हैं। तीन तरह के सेल्स हैं, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल। दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
अब तुम क्या पूछ रहे थे पलक, एक बार फिर से पूछो, क्या पूछ रही थी? सर ये साइटोकाइंस वाला पार्ट नहीं समझ आया, मतलब इसके बाद बी सेल्स कैसे सर? एक्चुअली जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये कुछ साइटोकाइन या पेप्टाइड जिनको आप कहते हो ये रिलीज करते हैं, और वो साइटोकाइन ऑटोकाइन या पैराकाइन मैनर में काम करते हैं। ऑटोकाइन का मतलब ये है कि अगर वो चाहें तो टी हेल्पर सेल पे ही जाकर के बाइंड कर सकते हैं, उनका डिवीजन डिफरेंशिएशन कास्ट करा सकते हैं, और नहीं तो ये जो सबसे नजदीक सेल होगी उस पर जाकर के बाइंड कर सकते हैं। क्यों इनका पैराक्राइन या ऑटोक्राइन मैनर में ही फंक्शन होता है? क्योंकि साइटोकाइन का जो लाइफ है, हाफ लाइफ है, बहुत कम है, इस वजह से वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हार्मोन्स की तरह, इसलिए इनका मैक्सिमम एक्शन आपको ऑटोक्राइन या पैराक्राइन मैनर में ही देखने को मिलता है। और इनके ज्यादातर जब जहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे वहीं पर अपना एक्शन शो कर पाएंगे। तो ये साइटोकाइंस इन बी लिम्फोसाइट पर इन साइटोकाइन के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये इन साइटोकाइन के इन्फ्लुएंस में ये बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं। नॉट ओनली द बी लिम्फोसाइट, दूसरे मैक्रोफेजेस भी इनके अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं इस साइटोकाइन से। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स काम करती हैं, मतलब ये साइटोकाइन ही फर्दर कितना हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना है ये साइटोकाइन ही डिसाइड करते हैं। तो साइटोकाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये टी हेल्पर सेल के द्वारा प्राइमरीली प्रोड्यूस होते हैं, और इसी साइटोकाइन की किस तरह के साइटोकाइन से प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से आप इनको टी हेल्पर सेल को कैटेगराइज करते हो TH1 और TH2 में। TH1 सेल्स वो सेल्स होती हैं जो ऐसे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं जो साइटोकाइंस हमारे बी सेल को छोड़ करके बाकी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। TH2 सेल्स वो होती हैं जो ऐसे साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे दूसरी बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किस तरह के टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे उसके हिसाब से आपने TH1 और TH2 सबसेट्स बना दिए। तो ये साइटोकाइंस हैं, these are some peptides, small peptides which are activating to the other cells। ठीक है, आगे समझे पलक? यस सर। ओके, अब ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को है? नो सर। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी समझ में आ गया? यस सर। गुड। तो कुल मिलाकर के ये तरीका है, इस तरह से हमारी टी लिम्फोसाइट इंटरैक्ट करती हैं और बी लिम्फोसाइट इंटरैक्ट करती हैं। तो आपका जो ये पार्ट है, ये टी सेल और बी सेल इंटरैक्शन वाला पार्ट है, वो इस तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको टी सेल बी सेल इंटरैक्शन लिखने को आता है तो आप ये पिक्चर ड्रॉ करके, इस तरह की फोटो ड्रा करके आप एक मैकेनिज्म समझा सकते हैं कि किस तरह से हमारी इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होती है, टी और बी सेल कैसे काम करते हैं। ठीक है, यस। तो आई थिंक आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे हम आपको इसका इम्यूनोथेरेपी वाला पार्ट पढ़ाएंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे इम्यूनोथेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यस। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछो। नो कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर अगली क्लास जब भी कभी तुमको उचित लगे, जब भी कभी तुमको दूसरा क्लास करवानी हो तो मुझे बता देना, आई विल डू दैट। ओके।